जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि वाकई में चौंकाने और हैरान कर देने वाली रिपोर्ट है। आप सब जानते हैं कि अर्मीनिया को भारत हथियार सप्लाई कर रहा है और बीच में तो उसके दुश्मन अजरबैजान ने भारत पर कई आरोप लगाए थे कि भारत के जो हथियार हैं वो लो ग्रेड के हैं। लेकिन अब दाव ऐसा उल्टा पड़ गया है कि अजरबैजान ही भारत के हथियार खरीदने के लिए बातचीत शुरू कर रहा है। ऐसा क्यों किया है अजरबैजान ने? इसके पीछे भी कई कारण हैं। अजरबैजान को मालूम है कि भारतीय हथियारों की क्वालिटी वाकई में एक नेक्स्ट लेवल की है, भले ही वो दुनिया में इसकी आलोचना करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अभी तक अजरबैजान अपने मिलिट्री हार्डवेयर्स के लिए इजराइल और टर्की पर निर्भर रहा है। टर्की के तो ड्रोन उसने शामिल किए हैं, जबकि इजराइल से उसने कई तरीके के हथियार खरीदे हैं। लेकिन जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त ऐसा घूम चुका है कि अजरबैजान को हथियार मिलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि इजराइल का ध्यान इस वक्त गाजा में चल रहे संघर्ष की तरफ है, तो दूसरी तरफ तुर्की भी इससे अछूता नहीं है। इसीलिए अजरबैजान को हथियार नहीं मिल पा रहे हैं और वो अब भारत की ओर देखना शुरू कर चुका है। और आज के समय में दोस्तों, भारत वैश्विक हथियार बाजार में अपनी एक धाक जमा चुका है, जिसमें कि भारत द्वारा बनाई गई आर्टिलरी, मिसाइल्स और स्मॉल आर्म्स शामिल हैं। यहाँ पर दोस्तों अजरबैजान ने एक बड़ी चालाकी से भारत के साथ हथियार डील करने की बात शुरू की है। वो डायरेक्टली खुद नहीं बोल रहा, बल्कि किसी तीसरे देश का सहारा लेकर वो भारत से इन हथियारों की खरीद के लिए बातचीत कर रहा है। जो खबर आ रही है वो बताती है कि अजरबैजान को भारत के द्वारा बनाई गई जो आर्टिलरी गन्स और शेल्स है वो उन्हें खरीदना चाहता है, क्योंकि अजरबैजान के शस्त्रागार में इसकी कमी है। और हाल ही में अजरबैजान ने पाकिस्तान से JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स भी खरीदे हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिएगा किस तरीके से ये सिनेरियो चेंज हो रहा है। क्या आपको लगता है कि भारत अजरबैजान के इस प्रस्ताव को मान लेगा? क्योंकि हमारे तो ऑलरेडी अर्मीनिया के साथ मिलिट्री संबंध मजबूत हो चुके हैं और हमने उन्हें कई सारे हथियार भी दे दिए। ये कहीं ना कहीं अजरबैजान की एक कूटनीतिक सोच भी है। वो चाहता भी भारतीय हथियार है, साथ ही साथ वो ये चाहता है कि अगर भारत उनके लिए हाँ बोल दे तो इससे अर्मीनिया और भारत के बीच संबंध खराब हो जाएंगे। बहुत ही जटिल सिनेरियो है ये भारत के लिए। लेकिन दोस्तों, भारत ऐसा प्रयास नहीं करेगा चाहते हुए भी, क्योंकि हमारे लिए हमारा दोस्त पहला है। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारतीय कंपनी ग्रिडबॉट्स ने अपना एक ब्रूट ऑल टेरन ऑटोनॉमस रोबोट को प्रदर्शित किया है, जो कि एक ऑटोनॉमस रोबोट है। इसका इस्तेमाल निगरानी, टोही और खतरों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी कई सारी खूबियां हैं। ये रियल टाइम की खुफिया जानकारी और डेटा प्रोसेस कर सकता है। ऊबड़ खाबड़ वाले इलाकों में आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। ये रियल टाइम वीडियो एनालिटिक्स से लैस है। रोबोट रिमोट स्टेशंस को लाइव फीड प्रदान करता है, यानी कि जो ऑपरेटर हैं वो सुरक्षित दूरी से दुश्मन की पोजीशन की निगरानी कर सकते हैं। इसकी अभी 2 किलोमीटर की रेंज बताई जा रही है। और इसकी सबसे खास बात है स्मार्ट चार्जिंग। ब्रूट में स्मार्ट चार्जिंग क्षमताएं लगाई गई हैं, जो कि एनर्जी एफिशिएंसी मैनेजमेंट को इंश्योर करती है और मिशन के दौरान डाउन टाइम को कम करती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों भारतीय वायुसेना ने कहा था कि वो वेस्टर्न बॉर्डर पर MiG-21 की जगह तेजस फाइटर जेट्स को डिप्लॉय करेगी, और अब भारतीय वायुसेना ने यह काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने FOC स्टैंडर्ड के तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को वेस्टर्न बॉर्डर पर तैनात किया है, और इंडियन एयरफोर्स ने इन FOC तेजस मार्क 1 को उनके दक्षिणी ठिकानों से पश्चिमी क्षेत्र में ट्रांसफर किया है, विशेष रूप से जामनगर वायु स्टेशन पर सपोर्ट ऑपरेशन के लिए। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो तेजस मार्क 1 है FOC वेरिएंट है, उनमें डर्बी और वेम्पल R-77 एडवांस हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलें लगाई गई है, जो ये सुनिश्चित करती हैं कि तैनाती के समय वे पूरी तरीके से युद्ध सक्षम हैं। इसके अलावा इन फाइटर जेट्स में आर्मामेंट सूट भी लगा है, जो कि तेजस को आक्रामक और रक्षात्मक यानी कि ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीके के हवाई युद्ध में एंगेज करने की अनुमति देते हैं। और आगे की सोच को रखते हुए राजस्थान के नल एयरबेस तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स की मेजबानी करेंगे, और ये पहला स्थान बनेगा जहां तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स डिप्लॉय होंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। मोरक्को, जिसे कि अफ्रीका और यूरोप में एंट्री का एक प्रमुख रास्ता माना जाता है किसी भी तरीके के व्यापार करने को लेकर भी, ऐसे में भारत अब मोरक्को को एक रणनीतिक लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल करेगा यूरोप और अफ्रीका की डिफेंस मार्केट में अपनी जगह मजबूत करने के लिए। हाल ही में एक सेमिनार के दौरान मोरक्को के राष्ट्रीय रक्षा के एक अधिकारी अफ्तेल लतीफ लौरी ने इंडियन डिफेंस कंपनीज को खुला निमंत्रण दिया है। साथ ही भारतीय रक्षा फर्मों के लिए अत्याधुनिक वातावरण यानी कि स्टेट ऑफ द आर्ट इन्वायरमेंट, जीरो ब्यूरोक्रेसी और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ उन्हें आमंत्रित किया है। यानी दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों के द्वारा मोरक्को में भारतीय दूतावास और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और प्रोक्यूरमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेकर बातचीत की गई है। मोरक्को की भौगोलिक स्थिति डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अफ्रीका और यूरोप के 90 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते के साथ देश भारतीय कंपनियों को इन बाजारों तक जबरदस्त पहुंच प्रदान कर सकता है।
बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारतीय वायुसेना का जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टेंडर है, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स 60 यानी कि 60 ट्रांसपोर्टर्स को खरीदना चाहती है, तो ऐसे में एमरेयर ने एक जबरदस्त ऑफर भारतीय वायुसेना के लिए यहां पर पेश कर दिया है, वो भी नई क्षमताओं के साथ, जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों एमरेयर के C390M को यहां पर टॉप कंटेंडर बनाती है। दरअसल एमरेयर की तरफ से कहा गया है कि वो C390M को कई तरीके के हार्ड पॉइंट से लैस करेगी, जो कि इसके विंग्स के नीचे होंगे। और ये जो हार्ड पॉइंट्स है वो एयर टू सरफेस वेपन सिस्टम्स जैसे कि रुद्रम 2 और मीडियम रेंज एंटीशिप मिसाइलों को कैरी कर सकते हैं, यानी कि इनका इस्तेमाल लैंड अटैक और एंटीशिप क्षमताओं में भी किया जा सकता है। एमरेयर का C390M एक मदरशिप के तौर पर भी काम कर सकता है एयर लॉन्च ड्रोन्स के लिए, जिसमें कि स्वार्म ड्रोन्स और ऑटोनोमस यूएवी, जिसमें कि इसके जरिए स्वार्म्स और ऑटोनोमस यूएवी को डिप्लॉय किया जा सकता है, यानी कि इसका इस्तेमाल दोनों तरीके से किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट और टैक्टिकल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म के रूप में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि ब्रह्मोस 2 की मिसाइल को लेकर आ रही है। हाल ही में आपने देखा होगा कि इस प्रोजेक्ट को लेकर कई सारी बातें आई थी कि कहा जा रहा था कि यह प्रोजेक्ट फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन कुछ अपडेट सामने आई जो बताती है कि ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए अब ब्रह्मोस एरोस्पेस ने इस मिसाइल के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को रिविजिट करना शुरू किया है, जिसमें कि प्राइस स्ट्रक्चर भी शामिल है। दरअसल भारत और रशिया दोनों अब टेक्निकल डिस्कशंस कर रहे हैं इस मिसाइल के डिजाइन को रिफाइन करने को लेकर, जिसमें कि इस मिसाइल की जो क्षमता होगी वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई होगी और इसकी जो कीमत है वो भी कम होगी। ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से ये विचार भी किया जा रहा है कि वो इस मिसाइल की रेंज को 800 यानी कि 800 किलोमीटर से बढ़ाकर 1500 किलोमीटर तक करेगी, ताकि इस मिसाइल का इस्तेमाल कन्वेंशनल और स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रोल्स के लिए किया जा सके, और कीमत भी इसकी कम हो जाएगी जब इसमें लोकलाइजेशन का जो स्तर होगा वो बढ़ाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम ने एक प्रोजेक्ट की घोषणा की है, जिसके तहत स्वदेशी रूप से पल्स ट्रैवलिंग वेव्स ट्यूब को बनाया जाएगा, जो कि हाई पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्सेस को जनरेट कर सकती हूं, जो कि जामिंग ऑपरेशन के लिए भी सक्षम होनी चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि Su-57 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। अब रशिया ने Su-57 के थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स को प्रदर्शित किया है। दरअसल Su-57 में एक नई पीढ़ी का इंजन लगाया गया है, जिसका परीक्षण चल रहा है इस वक्त, और ये 2 डायमेंशनल यानी कि 2D नोजल डिजाइन है, जिसका उद्देश्य फाइटर जेट के स्टेल्थ, उसकी चपलता और थ्रस्ट वेक्टरिंग क्षमताओं को बढ़ाना है। और 2D नोजल रडार सिग्नेचर को कम करता है, क्योंकि ये अब रडार ब्लॉकर के साथ आता है। इसके अलावा नया नोजल प्रत्येक इंजन के पिच एक्सिस के बीच के एंगल को बनाए रखता है, जिसमें कि डिफरेंशियल वेक्टर कंट्रोल के माध्यम से एसिमेट्रिक थ्रस्ट को सक्षम किया जाता है, जिससे कि फाइटर जेट की गतिशीलता बढ़ती है और इसकी एरोडायनेमिक एफिशिएंसी भी बढ़ती है। यही नहीं, Su-57 के कॉकपिट सिस्टम में एक हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले यानी कि HMD को इंटीग्रेट किया जा रहा है। यह एडवांस इंटरफेस पायलटों को महत्वपूर्ण उड़ान और कॉम्बैट डेटा सीधा उनकी दृष्टि रेखा में प्रदान करेगा, यानी कि लाइन ऑफ साइट पर, जिससे कि तुरंत निर्णय लिया जा सकता है और पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस भी बढ़ेगी। HMD हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों मिशनों के लिए टारगेटिंग क्षमताओं को भी बढ़ाएगा। इसके अलावा दोस्तों Su-57 में मैन अनमैन टीमिंग को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। NSA अजीत डोभाल अब जल्द ही चीन की यात्रा कर सकते हैं। इस दौरान सीमा मुद्दे पर एक विशेष प्रतिनिधित्व वार्ता के नए संस्करण में वो भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ये वार्ता करीबन 5 साल के बाद हो रही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। पाकिस्तान अब अपने F-16 ब्लॉक 15/30 फाइटर जेट्स पर अमेरिका की AIM-120 एमराम और AIM-9 साइड विंडर मिसाइलों की जगह टर्की के द्वारा निर्मित मिसाइलें लगाने का विचार कर रहा है। और पाकिस्तान ने यह फैसला तब लिया है जब अमेरिका ने पाकिस्तान को जो नए हथियार सौदे के तहत जो मंजूरी दी थी उसमें देरी की है। हो सकता है इसके पीछे जियोपॉलिटिकल रीजन भी अमेरिका का हो सकता है। पाकिस्तान अपनी एयर टू एयर मिसाइल जरूरतों को पूरा करने के लिए टर्की की स्वदेशी मिसाइलों को लगाने की बात कर रहा है, जिसमें कि गॉकडो जो कि एक बीवराम मिसाइल है, इसके अलावा बोस्डो जो कि एक शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। टर्की के द्वारा बनाई गई इन मिसाइलों को F-16 जैसे नाटो स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करने के लिए ही डिजाइन किया गया है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाती है। तो फिलहाल इस हफ्ते के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।